वेलकम। मैं साइमा खान हाजिर हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम सिनेमा की दुनिया लेकर, जहां हम आपको सिनेमा जगत से जुड़ी अपडेट से रूबरू कराते हैं। आज के एपिसोड में भी बहुत कुछ खास है आपके लिए, तो चलिए अपने शो की शुरुआत करते हैं। फ्रांस में 17 मई से शुरू होने वाला कान फिल्म फेस्टिवल इस बार भारत के लिए खास होने जा रहा है, क्योंकि इस बार भारत कंट्री ऑफ ऑनर की इस हैसियत से शामिल होगा। दरअसल इस फिल्म फेस्टिवल के इतिहास में पहली बार है कि किसी देश को कंट्री ऑफ ऑनर का आधिकारिक सम्मान मिल रहा है, और ये सम्मान भारत के नाम गया है। इस मशहूर फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग नाइट में भारतीय कला और संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी, और इसके अलावा इस बार यहां भारतीय पवेलियन भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। ये पवेलियन जहां एक तरफ भारतीय सिनेमा, देश की भाषाई, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधताओं को दर्शाएगा, तो वहीं साथ ही वैश्विक समुदाय के प्रतिनिधियों के लिए नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में भी काम करेगा। यहाँ एक क्लासिकल सेक्शन भी होगा जहां ऐतिहासिक फिल्मों का प्रदर्शन होगा, साथ ही कई फिल्मों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। और क्या कुछ खास रहने वाला है भारत के लिए इस फेस्टिवल में, आइए देखते हैं। अपने सिनेमा और कला के दम पर विश्व में अलग पहचान बना रहे भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की है। फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव के 75वें संस्करण के साथ आयोजित किए जाने वाले फिल्म बाजार में भारत आधिकारिक रूप से कंट्री ऑफ ऑनर होगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि ये पहली बार है जब फिल्म बाजार को आधिकारिक रूप से एक कंट्री ऑफ ऑनर मिला है। भारत आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, जहां एक और देश के अंदर अनसंग हीरोज से लेकर बाकी सब वो जन जिन्होंने भारत की आज़ादी में बड़ी भूमिका निभाई, उनको लेकर अब तक 25,000 से ज़्यादा कार्यक्रम हो चुके हैं। लेकिन आज एक बड़ी घोषणा और एक बड़ा निर्णय जिसको साझा करने हम सब आपके बीच में आए हैं। कान फिल्म फेस्टिवल अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। भारत और फ्रांस के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज के 75वां वर्ष है। भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है, और इसमें जो पहली बार होने जा रहा है कि कान फिल्म फेस्टिवल में मार्शे डू फिल्म में अगर पहली बार किसी को ऑफिशियली कंट्री ऑफ ऑनर का इनवाइट आया है तो भारत के लिए आया है। ये बहुत बड़ी बात है कि कान फिल्म फेस्टिवल में कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में भारत को सबसे पहले चुना जाता है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने इस सम्मान के संदर्भ में विस्तार से जानकारी दी। दरअसल कंट्री ऑफ ऑनर के दर्जे ने फिल्म बाजार की ओपनिंग नाइट में फोकस कंट्री के रूप में भारत की उपस्थिति सुनिश्चित की है, जिस दौरान भारत, इसके सिनेमा, इसकी संस्कृति और विरासत पर प्रकाश डाला जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री ही भारत की एक और सॉफ्ट पावर के रूप में जानी जाती है। इसमें अगर आप देखेंगे तो सत्यजीत रे जी का हम शताब्दी वर्ष भी मना रहे हैं, और उनकी जो क्लासिक है प्रतिद्वंदी, उसको भी हम यहाँ पे स्क्रीन करने जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी अवसर हमारे पास है, सत्यजीत रे जी का भारत का काम दिखाना। सिनेमा द प्लॉ में इसको करके दिखाया जाएगा। इंडिया फोरम में चर्चा करने के अलग अलग अवसर मिलेंगे, जहां पर भारत में क्या क्या हो रहा है पॉलिसी मेकिंग से लेकर बाकी सब निर्णयों के ऊपर। वहीं पर इंडिया पवेलियन के अंदर मंच होगा जहां पे, और पूरे कान फिल्म फेस्टिवल में एक ब्रांडिंग की हमारे पास सुविधा होगी, और उसमें भारत को लेकर हम एक ही संदेश देना चाहते हैं, इंडिया द कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड। पूरे कान फिल्म फेस्टिवल में ब्रांडिंग एक ही फोकस होगा,
कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड, भारत को उस दिशा में प्रोजेक्ट किया जाएगा। पहली बार किसी देश को कंट्री ऑफ ऑनर मिला है तो अपने भारत को मिला है, इंडिया को मिला है। इस प्लेटफॉर्म का हम सदुपयोग करेंगे भारत की रिच कल्चर, रिच फिल्म मेकिंग, हेरिटेज, इस सबको दिखाने के लिए। इस बार इंडिया पवेलियन की विशेषताओं पर बोलते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि पवेलियन का एकमात्र फोकस भारत की ब्रांडिंग विश्व के कंटेंट हब के रूप में करने पर होगा। इस बार कान फिल्म महोत्सव में भारत की सहभागिता का एक अन्य आकर्षण आर माधवन द्वारा बनाई गई फिल्म रॉकेटरी का वर्ल्ड प्रीमियर भी है। इन रॉकेट्स के जरिए हमें कमर्शियल सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं। इस फिल्म को 19 मई को मार्केट स्क्रीनिंग के पैलेस डेज फेस्टिवल में दिखाया जाएगा। जो मेरे अब्बा अंकल पूरा परिवार। ये फिल्म इसरो के पूर्व वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायण की जिंदगी पर आधारित है। मुझे तुम लोगों से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, ना ही मैं यहाँ कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीतने आया हूँ। एक मिशन के लिए आए हैं बस। Stop the engine! Stop! There's no time! अब सितारों तक पहुंचाने वाली जिम्मेदारी तुम्हारी। क्या समझ रखा है मुझे? इसके साथ साथ भारत को गोस टू कॉन सेक्शन में 5 चयनित फिल्मों को प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया गया है। इनमें जयचेंग जक्सई दोहुतिया की बागजान, शैलेंद्र साहू की बौला डीला, एक तारा कलेक्टिव की एक जगह अपनी, हर्षद नलवाडे की फॉलोवर और जयशंकर की शिवम्मा शामिल हैं। कान फिल्म फेस्टिवल इस बार 17 मई से फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार है। ये फेस्टिवल सिर्फ अवार्ड्स और फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए ही नहीं मशहूर, बल्कि इसमें कई हॉलीवुड और बॉलीवुड के सितारे एक अलग अंदाज में नजर आते हैं। जहां बॉलीवुड एक्ट्रेस की ग्लैमरस एंट्री हर साल आकर्षण का केंद्र बनती है। रेड कारपेट पर वॉक करते ये हॉलीवुड और बॉलीवुड के मशहूर सितारे पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। वहीं कान फिल्म फेस्टिवल में किसी भी फिल्म की स्क्रीनिंग भी बहुत मायने रखती है। अब तक कई भारतीय फिल्मों को इस फेस्टिवल में दिखाया जा चुका है। इन फिल्मों को भले ही अवार्ड ना मिला हो, लेकिन जूरी ने इन्हें खूब सराहा है। इस बार भी इंडिया की तरफ से कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानते हैं इस होने वाले फेस्टिवल के बारे में। 17 मई से 28 मई यानी कि 10 दिनों तक चलने वाले कान फिल्म फेस्टिवल की आधिकारिक चयन की घोषणा हो गई है। 75वें कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 18 फिल्मों का चयन किया गया है, जो कि शीर्ष पुरस्कार पाल्मे डियोर के लिए चल रही हैं। पिछले फेस्टिवल के विजेता रुबेन ओस्लुंड, हिरोकाजू कोरेएडा और क्रिस्टियन मुंगियू की फिल्में फेस्टिवल के शीर्ष पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले 18 खिताबों में से एक होंगी, जैसा कि प्रसिद्ध रूसी फिल्म निर्माता किरिल सेरेब्रेनिकोव की एक फिल्म होगी, जिन्होंने पहले भी ये पुरस्कार जीता था। फ्रांसीसी निदेशक माइकल हजानाविसियस 17 मई को कान फिल्म समारोह के 75वें संस्करण की शुरुआत करेंगे। इस दौरान जिन फिल्मों की स्पेशल स्क्रीनिंग की जाएगी, उनमें दिल्ली बेस्ड डायरेक्टर शौनक सेन की डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स का प्रीमियर स्पेशल स्क्रीनिंग सेगमेंट में होगा। 90 मिनट लंबी ये डॉक्यूमेंट्री 2 भाई मोहम्मद सऊद और नदीम शहजाद के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्होंने घायल पक्षियों, खासतौर से काली चील को बचाने और उनका इलाज करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। वजीराबाद में अपने बेसमेंट से बाहर काम करते हुए दिल्ली के ये भाई फिल्म का फोकस बन जाते हैं। एल्विस संगीतकार की जीवनी भी इस फेस्टिवल में आकर्षण का केंद्र होगी, जिसमें एल्विस प्रेस्ली के रूप में ऑस्टिन बटलर और उनके प्रबंधक कर्नल टॉम पार्कर के रूप में टॉम हैंक्स हैं। फेस्टिवल में अभिनेता टॉम क्रूज को खास एजाज दिया जाएगा, जहां उनकी फिल्म टॉप गन मैवरिक का प्रीमियर फेस्टिवल में होने वाला है।
What do we have here? God, here I thought we were special. Fellas, this here's Bagman. Hangman. Whatever. What the hell kind of mission is this? Everyone here is the best there is. Who the hell are they gonna get to teach us? Captain Pete Maverick Mitchell. ये फिल्म 25 मई को रिलीज होगी। You are not my first choice. You were here at the request of Admiral Kazansky, aka Iceman. He seems to think that you have something left to offer the Navy. What that is, I can't imagine. With all due respect, sir, I'm not a teacher. Just want to manage expectations. What the hell? Good morning, aviators. This is your captain speaking. And we're off. Here we go. In 3, 2, 1. We're going into combat on a level no living pilot's ever seen. Not even him. You think up there you're dead. Believe me. My dad believed in you. I'm not gonna make the same mistake. Someone's not coming back from this. Those are your pilots. Anything happens to them. You'll never forgive yourself. No turning back now. Having any fun yet? कान फिल्म फेस्टिवल के कलात्मक निदेशक थियरी फ्रेमॉक्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि चयन समिति के लिए ये एक समस्याग्रस्त वर्ष था क्योंकि बड़ी संख्या में प्रस्तुत की गई फिल्में प्रक्रिया में देर से पहुंची। उन्होंने आगे कहा कि भले ही महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है और कई देश अभी भी संक्रमण में वृद्धि देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा दृश्याकार में वापस आने लगा है और इस वर्ष एक अर्ध समानता की वापसी का प्रतीक है। तो देखा आपने कि कान फिल्म फेस्टिवल अपने ग्लैमरस लुक के साथ 17 मई को आयोजन के लिए तैयार है। वहीं इस फेस्टिवल के इतिहास पर भी नजर डालें तो इसकी शुरुआत 1946 में हुई थी। इस इवेंट में दुनिया भर की चुनिंदा फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री को दिखाया जाता है। और आपको बता दें कि कान फिल्म फेस्टिवल का भारत से खास रिश्ता रहा है। इस कड़ी की शुरुआत 1946 में चेतन आनंद की फिल्म नीचा नगर से हुई थी, जिसे ग्रां प्री अवार्ड से नवाजा गया और इस अवार्ड को अब दीपाल में ड्योर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ कई भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग हो चुकी है, जिनमें राज कपूर की फिल्म आवारा, 2 बीघा जमीन, बूट पॉलिश, पाथेर पंचाली, गाइड, सलाम बॉम्बे और इरफान खान की लंच बॉक्स को भी ये सम्मान मिल चुका है। तो आइए कान से जुड़े कुछ और रोचक तथ्य आपको बताते हैं। कान फिल्म फेस्टिवल, इस फेस्टिवल में देश विदेश के बड़े बड़े फिल्मकार, बेहतरीन फिल्में, फैशन का जलवा और दुनिया भर की मीडिया का जमावड़ा देखने को मिल जाता है। टीवी और अखबारों में दिखने वाले इस फेस्टिवल की बात करें तो इसका इतिहास 70 साल से भी पुराना है। सिर्फ यही नहीं, दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह हिटलर का भी इस कान फिल्म फेस्टिवल से गहरा नाता है। आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े फिल्म से जुड़े कुछ रोचक और महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताएंगे, साथ ही घुमाएंगे फ्रांस की सबसे खूबसूरत सिटी कान। आप भी जानिए कि सेलिब्रिटीज की पहली पसंद कान के सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट के बारे में, जहां इस वेकेशन आप परिवार या दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं। असल में इस फेस्टिवल की शुरुआत 1939 में ही हो गई थी। इसे शुरू करने के पीछे फ्रांस का मकसद 2 तानाशाहों को मुंह तोड़ जवाब देना था। हालांकि देखते ही देखते ये अब फिल्म जगत के अहम फेस्टिवल्स में से एक बन गया है। 1932 की बात करें तो दुनिया के पहले एनुअल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत वेनिस में की गई थी। हालांकि तब इस फिल्म फेस्टिवल में आने वाली फिल्मों में फांसीवाद और नारी प्रचार पर बनी फिल्में ही हुआ करती थीं। उस समय इटली के तानाशाह
बेनिटो मुसोलिनी और जर्मनी के एडोल्फ हिटलर मिलकर फिल्में तय करते और आपस में ही मिलकर सभी प्राइज भी बांट लेते थे। इसका परिणाम ये निकला कि फ्रांस ने इसकी बराबरी करते हुए एक दूसरे फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत कर दी। बस इसी फैसले के बाद दुनिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई, जो आज तक उसी अंदाज में चला आ रहा है। जून 1939 में कान फिल्म फेस्टिवल की स्थापना हुई। इन सब के बाद पेरिस में ये घोषणा की गई कि 1 से 20 सितंबर तक ये फेस्टिवल चलेगा। फिल्म फेस्टिवल उस वक्त से और भी ज्यादा लोगों के ध्यान में आने लगा कि जब दूसरे विश्व युद्ध के चलते इसे पहले ही दिन रोक दिया गया था। 1 सितंबर की सुबह फिल्म की स्क्रीनिंग जैसे ही शुरू हुई, खबर आ गई कि हिटलर ने पोलैंड पर हमला बोल दिया है और पेरिस से फ्रेंच सरकार ने भी इसे लेकर कई ऑर्डर दे डाले। इसका परिणाम ये हुआ कि तुरंत इस फिल्म फेस्टिवल को रोकना पड़ा। इसी के 2 दिन बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी पर जंग का ऐलान कर दिया। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत थी, जो करीब 6 साल तक चली। इसके बाद ये कान फिल्म फेस्टिवल लोगों के बीच चर्चा का विषय बनता गया। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि आज तक लोगों के बीच इतना पसंदीदा है। जंग खत्म होने के बाद 1946 में फ्रांस की प्रोविजनल सरकार ने फ्रेंच रिवेरा में टूरिस्ट को दोबारा आकर्षित करने के लिए कान फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत को मंजूरी दे दी। इसके बाद 20 सितंबर 1946 में इस फेस्टिवल की शुरुआत हुई। 18 देशों के रिप्रेजेंटेटिव इस फेस्टिवल का हिस्सा बने। हालांकि इसके बाद फिर से 1950 में इसको आर्थिक दिक्कतों के चलते कैंसिल किया गया। फिर 1952 से ये फेस्टिवल लगातार हो रहा है। संग्रहालय तो आपने भी बहुत से घूमे होंगे, कहीं पुराने ग्रंथ देखे होंगे तो कहीं राजा महाराजाओं के इस्तेमाल किए गए औजार। लेकिन क्या आपने कभी सिविल वॉर में इस्तेमाल किए हुए औजार देखे हैं? अगर आपको भी दुनिया के इतिहास में रुचि है तो यहाँ आपको डायनासोर के साथ पहले और दूसरे विश्व युद्ध से जुड़े सामान, पुरानी कलाकृतियां आदि देखने को मिल जाएंगी। बहुत हद तक संभव है कि जब आप यहाँ पहुँचे तो किसी रोचक इवेंट का पार्ट बन जाएं, क्योंकि अक्सर इस संग्रहालय में तरह तरह के और रोचक समारोह होते रहते हैं, जैसे कि कॉफी विद क्यूरेटर, अ नाइट एट हॉगवर्ट्स। भारत के सिनेमा की अपनी एक शानदार परंपरा रही है। भारतीय सिनेमा ने ऐसी शानदार फिल्में दुनिया को दी हैं जिन्हें बेहतरीन मास्टरपीस करार दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की शानदार सिनेमा विरासत को नया जीवन देने के लिए एक ऐतिहासिक पहल की है और इसी के तहत होने वाली प्रगति की लगातार समीक्षा भी हो रही है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पुणे में राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय के दौरे के दौरान इस पहल का महत्व को फिर से रेखांकित किया और दूरदर्शन से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार देश की विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है और भारत दुनिया में सबसे बड़े स्तर पर सिनेमा के रेस्टोरेशन और डिजिटाइजेशन का काम कर रहा है। भारत की खोई सिनेमा की विरासत को सहेजने का काम फिर से शुरू किया जा रहा है। इसके तहत खासकर उन बेहतरीन फिल्मों को सहेजा जाएगा जिन्होंने भारतीय जनमानस पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इसी कड़ी में दुनिया के सबसे बड़े फिल्मों के संरक्षण की परियोजना के तहत 363 करोड़ रुपए के बजट के साथ राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन शुरू किया गया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के दृष्टिकोण का हिस्सा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पुणे स्थित भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का दौरा कर इस मिशन के काम की समीक्षा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि भारत सरकार बड़े पैमाने पर खोई सिनेमाई विरासत का संरक्षण और डिजिटलीकरण कर उसे सहेजने का काम कर रही है। साथ ही अपने गुमनाम नायकों को पहचान दिलाने का काम भी कर रही है। हमने तय किया है कि 363 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। 5,900 से ज्यादा ऐसी शॉर्ट फिल्म, फीचर्स, डॉक्यूमेंट्रीज, इन सबको जहां पे प्रिजर्व करने की बात है वहीं पे रिस्टोर करने की भी बात हम लोग कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शुरुआत है। शायद दुनिया भर में सबसे बड़ी
रिस्टोरेशन की बात की जाए, कंजर्वेशन की बात की जाए, डिजिटलाइजेशन की बात की जाए, तो भारत फिल्म आर्काइव्स की कर रहा है। इससे पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के कामकाज की समीक्षा करने के लिए एक बैठक की और FTII को उत्कृष्टता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाए जाने के विजन पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त फिल्म संस्थानों के साथ सहयोग करने से विद्यार्थियों की कहानी प्रस्तुत करने की क्षमता बेहतरीन हो जाएगी। फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो FTII के नाम से देश और दुनिया में मशहूर है, बहुत सारी फिल्म जगत के बड़े बड़े नामों ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके अपना और देश का नाम रोशन किया है। हमारा प्रयास है कि बढ़ती चुनौतियों और एक तरह से लगातार तेजी से बढ़ता हुआ जो टेक्नोलॉजी है, उसके बदलाव के कारण अपने स्टूडेंट्स को नए कोर्सेज कैसे शुरू करवा सके। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने FTII की अकादमिक पत्रिका लेंसाइट के हिंदी संस्करण का विमोचन भी किया। केंद्रीय मंत्री ने इस संस्थान का अवलोकन किया। विभागाध्यक्षों के साथ बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने यहाँ के संकाय से खुद को निरंतर उन्नत करते रहने और उद्योग जगत से भागीदारों को FTII में लाने का आग्रह किया। सिनेमा एक मीडियम के तौर पर अपनी शानदार क्षमता के लिए जाना जाता है। भारत का सिनेमा दुनिया में एक खास पहचान रखता है। ऐसे में इस बात पर लगातार विचार किया जाना अहम है कि भारतीय सिनेमा की इन क्षमताओं को कैसे बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी कड़ी में भारतीय सिनेमा की विशाल क्षमता पर चर्चा के लिए मुंबई में 2 दिनों का सेमिनार आयोजित किया गया। ICCR और फ्लेम यूनिवर्सिटी ने इस सेमिनार का आयोजन मिलकर किया था। भारतीय सिनेमा और सॉफ्ट पावर विषय पर होने वाले इस कार्यक्रम में सिनेमा से जुड़ी शख्सियतों के साथ साथ केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी शरीक हुए। वर्चुअल माध्यम से इस सेमिनार को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि किसी की संस्कृति का चित्रण देश की सॉफ्ट पावर का एक मजबूत घटक है। उन्होंने कहा कि सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। भारतीय सिनेमा की क्षमताओं के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए मुंबई में भारतीय सिनेमा और सॉफ्ट पावर पर 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सेमिनार के दौरान भारतीय फिल्मों को वैश्विक दर्शकों तक ले जाने के तौर तरीकों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से अपने संबोधन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक सॉफ्ट पावर के रूप में सिनेमा राष्ट्र के ब्रांडिंग के प्रयासों में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। Indian film industry and government today recognizes and endorse the potential of culture at the highest level. Depiction of one's culture is a very strong component of any country's soft power. The capacities of a nation to make themselves attractive in a global marketplace for ideas has become an important aspect of contemporary international relations. Cinema can play a major role in doing this by aiming for nation branding initiatives. ICCR और फ्लेम यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित संगोष्ठी में देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिभागियों ने भाग लिया। समापन सत्र को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि भारतीय फिल्म उद्योग और सरकार आज उच्चतम स्तर पर संस्कृति की क्षमता को पहचानते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की सॉफ्ट पावर में अपनी संस्कृति का चित्रण एक बहुत ही मजबूत घटक होता है। Indian cinema also emerged as one of the most notable examples of the global entertainment emanating from outside the Western world. Our cinema is watched by the audiences in many countries across the world. The Indian cinema is the world's largest film factory in terms of production and viewership. Soft power and cinematic influence are closely related, as cinema is playing a crucial role in expanding the influence and building non-material capital in the minds of people and government in multiple countries. इस संगोष्ठी का उद्देश्य भारतीय सिनेकारों और सिनेमा के विद्वानों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर चर्चा के लिए एक साथ लाना और समकालीन प्रासंगिक विषयों पर विचार विमर्श करना था। सेमिनार को लेकर ICCR के अध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे ने कहा
कि देश के विभिन्न हिस्सों से 95 से अधिक प्रतिनिधियों ने संगोष्ठी में भाग लिया, जिसमें भारतीय सिनेमा और उसकी सॉफ्ट पावर के आइडिया पर शायद पहली बार चर्चा की गई। इस तरीके का सेमिनार पहली बार हुआ है और इसलिए भारतीय फिल्मों को सॉफ्ट पावर के रूप में और अधिक कैसे ताकतवर बनाया जाए, इसके जो विभिन्न आयाम हैं, जैसे हमारे प्रादेशिक मूवीज़ हैं, हमारे सिनेमा का संगीत है, हमारे सिनेमा के जो टेक्निकल विषय आते हैं जिसमें सब टाइटलिंग का विषय भी आता है, ये सारे विषय हैं, इन सभी की एक बहुत सारगर्भित चर्चा हुई है और कई नए नए बिंदु आए हैं जिसके संदर्भ में एक प्लान ऑफ एक्शन, एक कृति योजना तैयार हो रही है। भारतीय सिनेमा और सॉफ्ट पावर विषय पर आयोजित इस सेमिनार में भाग लेने वालों ने अपने अपने संबोधन के दौरान भारतीय सिनेमा के विस्तार और इसकी क्षमता पर चर्चा की। सेमिनार को संबोधित करने वालों में सिनेमा के जानकारों की बड़ी संख्या शामिल थी। और सिनेमा की दुनिया के इस खास सेगमेंट में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई अपडेट्स के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।